हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब कि इतने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीशीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन हूँ और आप एक ह्यूमन हैं, तो हम एक ही स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं। और हम क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है तो हम किसी एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक हम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं और उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो लोकल नेम होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, बंगाली में कुकुर बोलते हैं और स्पेनिश में पीरो बोलते हैं। मतलब यहाँ पे है एक ही ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके नाम इतने सारे अलग अलग नाम हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करती हूँ या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बंगाल गई। अब बंगाल जाने के बाद मैंने एक डॉग देखा, उस डॉग को मैंने कुकुर ना बोल के कुत्ता बोला या फिर डॉग बोला, लेकिन वहाँ के लोगों को कुकुर या फिर डॉग बोलना समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ के लोगों को सिर्फ कुकुर वर्ड ही समझ आता था। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नाम होना चाहिए ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक मैंगो है, उस मैंगो का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। और ये मैंगीफेरा इंडिका हम किसी स्टेट में जाएं, किसी कंट्री में जाएं, ये नाम चेंज नहीं होगा। और क्योंकि जब नाम ही चेंज नहीं हो रहा है तो अब कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख रहे हैं उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर का हिंदी में मतलब होता है नामकरण। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक बच्चा है जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, तो अब हमें इसका नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए उस बच्चे का हमें उसका जेंडर पता होना चाहिए कि वो लड़की है, वो लड़का है, तभी हम उसका नाम रख पाएंगे। मतलब यहाँ पे नाम रखने से पहले उस ऑर्गेनिज्म की पहचान होनी चाहिए कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है। मतलब नॉमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिफोर नॉमेनक्लेचर वी हैव टू डिस्क्राइब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करेक्टली, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक ऐसा प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश किया था जिससे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखेंगे। और साइंटिफिक नाम रखने के लिए हमारे पास दो एजेंसीज हैं, एक ICBN, एक ICZN। और जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है वो प्लांट्स का नाम रखेंगी, और जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नॉमेनक्लेचर है वो एनिमल्स का नाम रखेंगी। और ये जो साइंटिफिक नाम रखा जा रहा है वो एक्सेप्टेबल होगा सारे बायोलॉजिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब हर एक बायोलॉजिस्ट इस नाम को फॉलो करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो मान लो किसी बायोलॉजिस्ट को नाम पसंद नहीं आया तो मतलब अपनी मर्जी से चेंज भी नहीं कर सकते, मतलब उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस नाम को। लेकिन हमारा एक सवाल है, ये नॉमेनक्लेचर नाम रखा कैसे जाता है? नाम रखने के लिए बायोलॉजिस्ट ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हम एक ऐसा नाम रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ दो ही शब्द होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने नेहा गुप्ता बोला, तो नेहा गुप्ता के अंदर नेहा उसका नाम है और गुप्ता उसका सरनेम है, मतलब उसके नाम में सिर्फ दो ही वर्ड हैं। उस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नाम रखेंगे उसके अंदर भी सिर्फ दो ही वर्ड होने चाहिए।
और ये जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है हमें कैरलस लिनस साहब ने दिया था। तो अब देखते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही बायोलॉजिकल नाम होगा और उसके अंदर 2 वर्ड होंगे। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर जो पहला वर्ड होगा वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, लेकिन जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका के अंदर एग्जांपल के अंदर देखेंगे तो मैंगीफेरा का जो वर्ड एम है वो कैपिटल है और बाकी सब छोटा है, मतलब स्मॉल है, और इंडिका का जो पूरा वर्ड है वो पूरा स्मॉल है। तो हमारा सेकंड स्टेप ये बोलता है कि जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है वो जनरली लेटिन में होता है। लेटिन एक डेड लैंग्वेज है, लेकिन जब लिखा जाता है साइंटिफिक नेम को तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स में लिखने का मतलब है कि तो उस वर्ड को थोड़ा सा झुका के लिख दिया जाता है। थर्ड स्टेप ये बोलता है कि अगर हम किसी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तब हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका को अगर मैंने हाथ से लिखा तो मैंगीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा और इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप ये बोलता है कि जो हमारा नेम होता है साइंटिस्ट का जिसने उस साइंटिफिक नेम को डिस्कवर किया होता है उसका नाम रिस्पेक्ट देने के लिए अगर हम लिखना चाहें तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हमने, तो यहाँ पे जो लिन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसे एक साइंटिस्ट जिसका नाम कैरलस लिनस से उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं हम उन सभी के बारे में नाम रखेंगे उन सब का, तो इसका आंसर है नहीं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गिव देम नेम। तो हमें इतनी सारी स्पीशीज़ का नाम ना पढ़ना पड़े तो उसके लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो एक लड़की है जिसका नाम है राधा, और राधा अभी 11th क्लास से 12th क्लास में गई है। तो वो एक शॉप में जाती है ताकि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की बुक खरीद कर लेके आ सके। और जब बुक्स खरीद के घर आती है तो अपनी बुक शेल्फ में वो फिज़िक्स की बुक फिज़िक्स के कंपार्टमेंट में रखती है, बायोलॉजी की बुक बाकी बायोलॉजी की बुक के साथ और फिज़िक्स की बुक के साथ रखती है, और केमिस्ट्री की बुक बाकी केमिस्ट्री की बुक के साथ, और बायोलॉजी की बुक बाकी बायोलॉजी बुक के साथ रखती है। और उसने ऐसा इसलिए किया कि जो वो पढ़ने बैठे तो उसे पता हो कि उसकी बायोलॉजी की बुक कहाँ है और उसे ज़्यादा टाइम ना लगे और अपनी बुक निकाल कर हमसे पढ़े। मतलब यहाँ पे उसने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करने की वजह से उससे चीज़ों को कैटेगराइज करना ईजी हो गया। और यहाँ पे उसने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सब्जेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है कि वो बायोलॉजी की बुक बायोलॉजी के साथ, फिज़िक्स की फिज़िक्स और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के साथ रखेगी। तो हमने ये सीखा कि क्लासिफिकेशन करने की वजह से हम किसी भी चीज़ को ईजिली कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया जाएगा, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एंड जनरल टर्म में हम कैटेगरी बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म में कैटेगरी को ही टैक्सा बोल दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, और इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी 2 तरीके का होता है, एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी और एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो अब देखते हैं कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हम उसके एक्सटर्नल, इंटरनल, मतलब उसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्योंकि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हम यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये सब कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये सभी टैक्सोनॉमी के प्रोसेस होते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स एक ऐसा ब्रांच जो होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन पता लगाया जाता है, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक वर्ड ड्राइव हुआ है सिस्टमा वर्ड से, और सिस्टमा का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक्स के अंदर पूरे की पूरी टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स जो होता है वो टैक्सोनॉमी से ज़्यादा बेटर होता है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है कैरलस लिनस। जो कैरलस लिनस थे, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, और सिस्टमा नेचुरी का मतलब होता है साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में डाला था, अब हम उस कैटेगरी को सक्सेसिव लेवल में सजा, जिसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म को सक्सेसिव लेवल में अरेंज किया जाता है। या तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम है ग्रासहोपर, और इस ग्रासहोपर के जो है वो 3 पेयर जॉइंट लेग है, और एक दूसरा इंसेक्ट है जो कि हाउस फ्लाई है। तो अगर इन दोनों के पैर को देखा जाएगा तो लगभग इनके पैर जो है वो सेम है, और दोनों इंसेक्ट भी हैं, मतलब दोनों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है। तो इसी सेम कैरेक्टर की वजह से हमने इन दोनों इंसेक्ट को एक ही ग्रुप में या फिर एक ही कैटेगरी में रखा है। मतलब ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलरिटी के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं, और ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम किसी भी इंडिविजुअल के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, जिसमें हमारे पास आता है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो इसको कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप का मतलब है किंगडम, पी का मतलब है फाइलम, सी का मतलब है क्लास, ओ का मतलब है ऑर्डर, एफ का मतलब है फैमिली, जी का मतलब जीनस और एस का मतलब है स्पीशीज। तो आप चाहे तो इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पीशीज, और स्पीशीज के अंदर कौन आता है? स्पीशीज के अंदर आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस स्पीशीज से बिलोंग करती हूँ, आप भी उसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटी ज़्यादा है। मेरा हार्ट जहाँ पे है आपके अंदर भी हार्ट वहीं पे है, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं चल सकती हूँ, तो आपके अंदर भी वही है। मेरा ब्रेन है, ब्रेन जिस जगह पे ब्रेन है आपकी जगह पे उस जगह पे ब्रेन है। मतलब हमारे अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटी से, इसलिए हम एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। एक डॉग के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, पर एक डॉग एक कैट के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनस। जब हम बहुत सारी स्पीशीज़ को मिला देते हैं तो हमारा जीनस बनता है, और जीनस का एग्जांपल हम दे सकते हैं होमो। और फैमिली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत सारे जीनस को मिला देते हैं तो फैमिली बन जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड एज फैमिली, और फैमिली का एग्जांपल है होमिनिडे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर। जब बहुत सारी फैमिलीज़ को मिला दिया जाता है तब हमारा ऑर्डर बनता है, और ऑर्डर का एग्जांपल हो सकता है प्रीमेटा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। जब बहुत सारे ऑर्डर को मिला दिया जाता है तब क्लास बनता है, और क्लास का एग्जांपल है मैमेलिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन और फाइलम। फाइलम वर्ड यूज़ होता है फॉर एनिमल्स और डिवीजन वर्ड यूज़ होता है फॉर प्लांट्स। तो जब बहुत सारे क्लास को मिलाया जाता है तब फाइलम बनता है और डिवीजन बनता है। फाइलम का एग्जांपल हो सकता है कॉर्डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम। जब बहुत सारे फाइलम्स को मिला दिया जाता है तब हमारा किंगडम बनता है, और किंगडम का एग्जांपल है एनिमेलिया। तो अभी तक हम जितनी भी कैटेगरीज के एग्जाम्पल पढ़े, तो हम उन सबको मिला के ये बना सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन जो होता है एक मैन का, ये होता है। तो अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक
कि अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि स्पीशीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ज़्यादा सिमिलर करैक्टर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ तो किंगडम के अंदर पास जाने के बाद हम ये देखेंगे कि जो सिमिलर करैक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। स्पीशीज़ के अंदर लेस डिफरेंस होता है और किंगडम के पास जाते जाते ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और स्पीशीज़ के पास क्लासिफिकेशन करना ईजी होता है, पर किंगडम के पास जाते जाते क्लासिफिकेशन करना बहुत हार्ड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये है एनसीईआरटी का चार्ट जिसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की को बताया गया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस सभी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये वीडियो ख़त्म हो गई है, पर आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम MCQs, मैचअप्स, असर्शन रीजन्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, केस बेस्ड स्टडीज ये सब करेंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक